अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात भारतीय सेना की, जो अपनी सैन्य तैयारियों को परखने के लिए इस वक्त दो जरूरी युद्धाभ्यास कर रही है। एक सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान की सेनाएं कर रही हैं, जबकि दूसरा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाएं कर रही हैं। दोनों ही युद्धाभ्यास मौजूदा चुनौतियों से निपटने, तालमेल को बेहतर करने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के मकसद से किए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ बरसती गोलियां, मोर्चा संभालते जवान और फिर पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें भारत और किर्गिस्तान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास खंजर की है, जिसका 12वां एडिशन इस वक्त किर्गिस्तान की सरजमी पर आयोजित किया जा रहा है। दस मार्च से चल रही इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि किर्गिस्तान की ओर से स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान दोनों ही सेनाओं के जवान ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध, स्नाइपिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन, माउंटेन क्राफ्ट और आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी तैयारियों को हर कसौटी पर परख रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्धाभ्यास के दौरान ये सैनिक आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर भी खास जोर दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को भी साझा कर रहे हैं, ताकि किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। खंजर नाम की ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित की जाती है, जिसका पिछला एडिशन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ था और इस बार किर्गिस्तान में दोनों देशों की सेनाएं 14 दिनों तक अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही हैं। किर्गिस्तान में चल रही इस एक्सरसाइज में भारत के जाबाज किर्गिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में कैसे आतंकवादी हों या फिर दुश्मन उन पर भारी पड़ना है, इस बात का उदाहरण दे रहे हैं और कैसे भारत और किर्गिस्तान न सिर्फ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में अगर कभी जरूरत पड़े तो मिलकर कैसे दुश्मन पर हावी होंगे, इसकी भी यहाँ पर एक झलक देखने को मिल रही है। भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल हो रही है, तो वहीं किर्गिस्तान भी अपना युद्ध कौशल दिखा रहा है। लगातार चलने वाली इस एक्सरसाइज के जरिए भारतीय सेना दिखाएगी कि कैसे वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। भारतीय थल सेना की तरह ही नौसेना भी अपनी तैयारियों को परखने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर वरुण युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल है, जबकि फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है। लड़ाकू विमान मिग-29 के और राफेल एम के अलावा डिस्ट्रॉयर जहाज, फ्रिगेट्स और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी इस वरुण युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं, जो समंदर की गहराई से लेकर आसमान की अनंत ऊंचाई तक अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वो बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसके जरिए भारत और फ्रांस की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हैं। इसका मतलब ये कि जो फ्रांस की नौसेना के सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल हैं वो भारत को सीखने को मिल रहे हैं, वहीं भारत के युद्ध कौशल को फ्रांस की नौसेना सीख रही है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल के साथ भारतीय नौसेना मिग-29K के साथ इसमें हिस्सा ले रही है। समुद्र के मैदान में लड़ाई कैसी होती है और उसमें तालमेल कैसे बैठाया जाता है, इस पूरी एक्सरसाइज में इस बात को दिखाया जा रहा है और परखा भी जा रहा है। वरुणा 2025 का ये संस्करण इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के दौरान समुद्र में होने वाली लड़ाइयों को बहुत ही खास तौर पर देखा जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद ही समुद्री सहयोग, तालमेल और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इसीलिए वरुण युद्धाभ्यास 2001 से लगातार दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर कर रही हैं, जिसका ये 23वां एडिशन है। इससे क्या होता है कि आपसी सहयोग बढ़ता है, तालमेल की प्रैक्टिस होती है,
जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको रिफाइन किया जाता है, यानी मॉडिफाई किया जाता है। सबसे बड़ी बात है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी भविष्य में अगर समुद्र के ऊपर हमारी नेवी को और फ्रांस की नेवी को, या हमारी नेवी के जो रफाल मेरीन वर्जन होंगे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे, उनके बीच में फ्रेंच इक्विपमेंट के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। 19 तारीख से शुरू हुआ वरुण युद्धाभ्यास 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें भविष्य के युद्ध के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं कितनी तैयार हैं, इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को और धार दिया जा सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना का शौर्य और पराक्रम देखने के बाद अब हम बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं, जिसके शुरू होने में अब चंद रोज ही बाकी बचे हैं। और ऐसे में इस पवित्र यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलते ही 1,65,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और इनमें यमुनोत्री धाम के लिए 30,224, गंगोत्री धाम के लिए 30,933, केदारनाथ के लिए 53,570 और बद्रीनाथ के लिए 49,385 और हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए 1,180 पर्यटकों ने पंजीकरण कराया है। चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों का ये इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले महीने से ये पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए एक खुशखबरी भी है। खबर ये है कि आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया यात्रा से 40 दिन पहले शुरू की है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट इस बार 30 अप्रैल को खुल रहे हैं, और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से एग्जैक्टली 40 दिन पहले आज हमने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। और अब सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें ऑलमोस्ट 32,700 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होने के कारण जो मल्टीपल डुप्लीकेसी होती थी, एक ही व्यक्ति अपने पहले मोबाइल नंबर के सापेक्ष में कई स्लॉट बुक कर देता था, उस कारण जो पोटेंशियल टूरिस्ट है, पोटेंशियल पिलग्रिम है, उसको स्लॉट नहीं मिलता था, या उसके कारण लोग थोड़ा पैनिक भी कराते थे, कुछ इसमें लोग वेस्टेड इंटरेस्ट भी सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए उसको आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इस साल हमने किया है। इस साल चारधाम की ये यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। ऐसे में इस बार यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी किए जाएंगे। खबर तो ये भी है कि चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए यात्रा के शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन सेंटर 24 घंटे तक खुले रहेंगे। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्ग पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा का लाभ मिल सके। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है, जिसके तहत इमरजेंसी सेवा के लिए 154 एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। साथ ही केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तीर्थ यात्रियों को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। विगत सप्ताह समीक्षा बैठक किया था और जो भी संबंधित विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया था
कि चारधाम यात्रा शुरू होने के पूर्व जो भी सड़क है, बिजली है, पेयजल है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं सभी व्यवस्थित कर ली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बार की यात्रा, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसको राष्ट्रीय खेलों को हरित खेल के रूप में आगे बढ़ाया गया था। उसी तरह चारधाम यात्रा पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, तो हरित चारधाम यात्रा के रूप में इस बार शुरू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग इसका अनुपालन करेंगे और जो चारधाम की यात्रा पर तीर्थयात्री आएंगे उन सभी से भी पृथक से अपील की जाएगी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन सभी का सहयोग लिया जाएगा कि इस यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा के रूप में हम लोग सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। बीते कुछ वर्षों में चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल की यात्रा में तीर्थ यात्रियों के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ये बताते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 मार्च 2025 चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की तारीख आ चुकी है। अगर आप जाना चाहते हैं चारधाम यात्रा के लिए तो आपको कैसे रजिस्टर करना है खुद को, ये भी आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इस बार 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा प्रोसेस है जैसा कि हर बार होता है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जिसमें है registration touristcare.uk.gov.in, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उन डिटेल्स में वो तमाम चीज़ें हैं जैसे आप होम बुकिंग, हेल्थ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए वेब पोर्टल पर भी आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। एक आप ऐप भी है इनका जहाँ पर आप डाउनलोड करके उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। और इस बार आधार बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। रजिस्टर करने से पहले हमेशा इस इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम की है और ये इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट आपको अपने साथ रखनी है जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको साथ में रखनी है, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन पर आपको लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। भारतीय हैं, विदेशी हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। नाम आप टाइप करेंगे अपना और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद टूर कंपनी का नाम आपको लिखना है, कोई भी टूर कंपनी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनका GST नंबर यहाँ डालना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद आप किस स्टेट से आ रहे हैं आपको ये भी लिखना है। जैसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी होंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद आप साइन अप कर देंगे और साइन अप करने के बाद हमारे पास फ़ोन पे OTP आएगा। और जैसे ही मेरे पास ये OTP आएगा, इस OTP को हम भर देंगे और फिर उसके बाद लीजिए OTP वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा कांग्रेचुलेशन, OTP आपका वेरीफाई हो गया है। नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल पे अब हम लॉग इन करेंगे जिसके बाद हमें बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी और वो सारी डिटेल्स के साथ डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लास्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट या फिर उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना ना भूलें और उसको अपने साथ रखना और ले जाना ना भूलें। देखिए आपके पास डिटेल्स भी आ चुकी हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब 30 अप्रैल को खुल रहे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट, केदारनाथ के कपाट 2 और 4 मई को खुल रहे हैं, बद्रीनाथ के 4 मई को खुल रहे हैं, हेमकुंड साहब के 25 मई को खुल रहे हैं। तो ये पहली डिटेल है और दूसरी डिटेल ये वो वेबसाइट है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पूरी वेबसाइट है जिसमें होम पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारी डिटेल्स। सबसे ज़रूरी बात, चेकलिस्ट बिना पढ़े आप नहीं जाएगा क्योंकि इस चेकलिस्ट में तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ काम आ सकती हैं।
तो ये आसान सा प्रोसेस है जो सरकार की तरफ से आज शुरुआत हो गई है रजिस्ट्रेशन की। और अब बात करेंगे दिल्ली की उस लूट की वारदात की जिसमें शामिल आरोपियों को लगा था कि नकाब पहनने की वजह से उनकी पहचान उजागर नहीं हो पाएगी। वो दिन गए जब दिल्ली पुलिस पहले किसी संदिग्ध या फिर अपराधी का स्केच बनाती थी और फिर उस स्केच के आधार पर उन्हें पकड़ा करती थी। अब दिल्ली पुलिस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से अगले कुछ घंटों में ही आरोपी की पहचान कर लेती है, उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी निकाल लेती है। और यही वजह है कि 40 घंटे में ही दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 80 लाख की लूट का खुलासा हो गया और आरोपी पकड़े गए। चार दिन पहले दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में इस लूट को बड़े आराम से फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। अकेले इस वारदात को अमली जामा पहनाने वाले अपराधी को पूरा भरोसा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर काला मास्क या नकाब और सिर पर टोपी थी। वो मान बैठा था कि उसकी पहचान कभी उजागर नहीं होगी, पर यही अति आत्मविश्वास समीर नाम के इस आरोपी के लिए मुसीबत बन गई। हालांकि वो 80 लाख की लूट को अंजाम देने में कामयाब हो गया था। पूरी वारदात लाहौरी गेट इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि काले रंग का बैग कंधे पर लेकर एक शख्स चला जा रहा है। उसके ठीक पीछे आरोपी भी आ रहा है। कुछ कदम तय करने के बाद आरोपी अपनी कमर से पिस्टल निकाल लेता है। इसी बीच अजमल नाम के कर्मचारी को अचानक एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो घूमकर आरोपी की तरफ देखता है, जिस पर आरोपी कर्मचारी पर अपनी पिस्टल सटा देता है। उसका बैग छीनने लगता है। अजमल कुछ देर के लिए कैश से भरा बैग बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोपी उसके पीठ से बैग उतारने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान भी लूट का शिकार हो रहा अजमल लुटेरों को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर आरोपी उसको अपने से दूर करने और डराने के लिए जमीन की तरफ गोली चला देता है, जिसकी वजह से अजमल डर जाता है। और लुटेरा बैग लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि जब लूट की इस वारदात को अकेला बदमाश अंजाम दे रहा था, उस वक्त गली में लोग मौजूद थे, फिर भी किसी ने लूट की वारदात को रोकने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद 80 लाख कैश लूट की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली। उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था, और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरुआत में पुलिस को लगा कि लूट की इस वारदात के पीछे एक ही व्यक्ति था। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमें बनी, जिन्होंने लाहौरी गेट के हैदरकुली इलाके के कई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, जिसके बाद लूट की इस वारदात में 2 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब वो कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ, तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है, जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। ये वो व्यक्ति था जिसने लुटेरे को अजमल की तरफ जाने का इशारा किया था। उसके इशारे पर ही लुटेरा अजमल के पीछे गली में गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए मुखबिरी करने वाले शख्स का रूट निकाला तो वो दरियागंज की तरफ जाता दिखा। इसके बाद पुलिस ने FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद लेनी शुरू की। इजरायली फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से उस आरोपी के चेहरे को मैच किया तो पता चला कि वो दरियागंज का रहने वाला अली मोहम्मद है। साल 2023 में अली मोहम्मद के खिलाफ चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। तब उसने इसी तरीके से 10 लाख रुपए ले जा रहे एक युवक की मुखबिरी की थी। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मुखबिरी के आरोपी अली मोहम्मद को पकड़ लिया।
जब आरोपी अली मोहम्मद से पूछताछ की गई तो पता चला कि लूट की वारदात को समीर नाम के शख्स ने अंजाम दिया था। तब पुलिस ने ट्रैप लगाया और आरोपी समीर को पकड़ लिया। समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर को पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपए 79.50 लाख रुपीस यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। लूट का यह पहला बड़ा मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों तक कम समय में पहुंचने में मदद करती है। पहले सीसीटीवी फुटेज में चेहरे की पहचान के लिए फुटेज को दूसरे शहरों के लैब में भेजना होता था, जिसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिनों का समय लग जाता था। लेकिन अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से समय की बचत होती है और पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने का एक टूल है। किसी व्यक्ति को उसकी आंख की रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के आधार पर पहचाना जा सकता है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को कारगर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में 3 लाख से अधिक आरोपियों और संदिग्धों का डेटाबेस है, जिसकी वजह से किसी नए अपराध में शामिल होने पर उन तक पहुंचना आसान हो जाता है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो तमाम उनके मुखबिर थे, इसके अलावा सीसीटीवी और एफआरएस सिस्टम ने रोल निभाया था। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।